तो सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि कहानी कला की दृष्टि से संविद्या कहानी की समीक्षा करें। संविद्या एक्चुअली हम लोगों ने क्लास 12th में भी बहुत ही शानदार तरीके से स्टडी कर चुके हैं। कहाँ पे मेरे भाई? क्लास 12th में भी हम लोग अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं। संविद्या का कथानायक संक्षेप में लिखते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाले। इन्हें मेरे भाई कुल मिला के बोलने का मकसद मेरा यह है कि संविद्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपके पेपर में, हाँ, संविद्या से रिलेटेड आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए, आपको जो मैं आपको आंसर बता रहा हूं यही आंसर आपको लिखना है भाई। तो देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये जो संविद्या स्टोरी है ना, ये किसने लिखा है, कौन सा लेखक ने लिखा है, इसके बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक थोड़ा सा बताना होगा कि इन्होंने कौन कौन से रचना किए, इसका जन्म कहाँ हुई, इनकी पढ़ाई कैसे हुआ है, ये लेखक कैसे बने हैं, इसके बारे में आपको सबसे पहले बात करना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं लेखक के बारे में कुछ परिचय देना चाहता हूं, सुनिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने लेखक के बारे में, सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम में लिखना क्या है मेरे दोस्तों, कि लेखक का परिचय। सबसे पहले क्या लिखना है? लेखक का परिचय। अब लेखक कौन है मेरे भाई? तो फणीश्वर नाथ रेणु। क्या हो जाएगी? फणीश्वर नाथ रेणु हमारा क्या है? लेखक है भाई। आइए सर, फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक थे। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखना है, जैसे समझा रहा हूं वैसे समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले लेखक का परिचय हेडिंग डालना है, अलग पेन से लिखना है और आंसर आपको अलग पेन से लिखना है। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक थे। क्या है भाई? प्रमुख लेखक थे, जिनका जन्म 4 मार्च 1921 में हुआ था। कब मेरे भाई? 4 मार्च, याद रखिएगा, 1921 में होती है। कब होती है मेरे शेरों शेरनियों? 4 मार्च 1921 में होती है। ठीक है, कहां पे? बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म जो होती है 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले में होता है। कहां मेरे दोस्तों? बिहार के पूर्णिया जिला में इसका जन्म होता है। वे अपने उपन्यासों और कहानी में ग्रामीण जीवन और समाज की यथार्थवादी तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। अब हमारे जो फणीश्वर नाथ रेणु है, वो जब भी कहानी लिखते थे या कोई उपन्यास लिखते थे ना, तो मेरे दोस्तों वो समाज के बारे में लिखते थे और साथ ही साथ मेरे भाई वो ग्रामीण जीवन के बारे में कुछ ना कुछ कहानी में डालते थे या तो उपन्यास में कुछ ना कुछ डाला करते थे। ओके, चलिए सर, उनकी रचनाओं में मेला आंचल सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी रचनाओं में मेला आंचल और परती परिकथा जैसी कृतियां विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगर मैं बात करूं लेखक के बारे में, जो हमारा फणीश्वर नाथ रेणु है, मेरे दोस्तों रेणु जी जो हमारा है, वो हमारा जो है वो मेला आंचल और परती परिकथा जैसे जो कृतियां लिखी थी ना, ये काफी फेमस था। ये कृतियां क्या थी मेरे दोस्तों? काफी फेमस थी। ठीक है, रेणु की लेखनी में स्थानीय संस्कृति, उन्होंने अपने लेखक में, उन्होंने अपने जो कहानियां हैं, अपनी जो स्टोरी है, अपने जो उपन्यास है, उसमें मेरे दोस्तों संस्कृत, भाषा और जीवन शैली की जीवंत झलक मिलती है। उनके साहित्य में सामाजिक परिवर्तन, उनके जो साहित्य है, याद रखिए, उनका जो अपना साहित्य है उसमें उन्होंने सामाजिक परिवर्तन, संघर्ष और मानवीय संवेदनाओं का श्रद्धालु अद्भुत चित्रण होता है, जिससे पाठक उनकी कहानी से गहरा से जुड़ा महसूस करते हैं। ये जो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जो डेफिनेशन दिया, ये डेफिनेशन हमारा लेखक से संबंधित है। किसका मेरे भाई? ये डेफिनेशन हमारा किसका था? लेखक से। आइए सर, कुछ बात बताना चाहूंगा कि हमारा प्रमुख रचना, उनके प्रसिद्ध जो रचना है, जिसे अग्निखोर, डुमरी, आदिम रात्रि की महक और तीसरी कसम, पार्थिव परिकथा और मेला आंचल उनके उल्लेखनीय उपन्यास है। ठीक है, ये जो मैं आप लोगों को अभी बताया हूं, ये आप लोगों का जो है मेरे दोस्तों, ये हमारा अभी जो बात कर रहे थे हम लोग लेखक के बारे में, फणीश्वर नाथ रेणु चाचा जी के बारे में अभी हम लोगों ने परिचय देखा। अब मैं आप लोगों को स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे सामने, याद रखिएगा, स्टोरी अगर आप हमारे सामने क्लास 12 में स्टडी किए होंगे इंग्लिश में, तो आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से पता होगा कि जब भी मैं स्टोरी स्टार्ट करते थे उससे पहले मैं आप लोगों को ओवरव्यू देते थे। ओवरव्यू का मतलब होता है कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, ये मैं आप लोगों को बताया करता था। तो चलिए सर, लेखक के बारे में हम लोगों ने देख रखा, अब हम लोगों को बात करना है किसके बारे में मेरे दोस्तों?
कहानी के बारे में। तो सबसे पहले देखिए मेरे भाई, कहानी में सबसे पहले मुख्य पात्र 3-4 है। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है, एक है 100 दिया। क्या मेरे भाई? 100 दिया, जो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जो मेरे दोस्तों लोगों का खबर, लोगों का बात एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। याद रखिए, जैसे संदेश भेजने वाले कहते हैं, संदेश मैसेज पहुंचाने वाला। ठीक है। एक इसमें जो मुख्य पात्र है, एक हमारा शनविद्या है, दूसरा बड़ी बहुरिया, बड़ी रोमांटिक स्टोरी है भाई। ठीक है। बड़ी बहुरिया क्या है? एक मेरे दोस्तों सबसे पहले तो एक मालकिन रहती है, घर का सबसे बड़ा मालकिन थी, और जब इसके हस्बैंड चले जाते हैं तो मेरे दोस्तों ये गरीब अवस्था में आ जाती है, और इतना गरीब अवस्था में आ जाते हैं कि लोग इनको पूछते तक नहीं है। यहां तक कि उसके जो गोतनी होती थी, देवर देवरानियां जो होती थी, वो भी घर द्वार छोड़कर चले जाते थे, और मेरे दोस्तों दूसरे इलाके में जाकर वो घर बसा लेते थे। अब जब दूसरे जगह पर घर बसा लेते थे तो यहाँ पे बड़ी बहुरिया बड़े से महल में रहा करती थी। जो बड़ी बहुरिया थी वो बड़े से महल में रहा करती थी। अब मेरे भाई, जब उसका देवर और देवरानियां जब दूसरी जगह चले जाते थे तो इनको घर में अकेला रहना पड़ता था। अब उसकी जो देवर देवरानियां जब साथ में थे तो उन लोगों ने दुकान में काफी उधार करके रखा था। जैसे ही चले जाते हैं तो हमारा जो दुकानदार है वो बड़ी बहुरिया के घर आते हैं और कहते हैं कि दो हमारा पैसा। तो बड़ी बहुरिया कहां से देंगे? बड़ी बहुरिया का हस्बैंड भी नहीं रहा। अब मेरे दोस्तों, जब धान की कटाई होती, बड़ी बहुरिया का जो घर थे वो बड़ी महल थे, बहुत बड़ा एक महल था, और अपने गांव का सबसे बड़ा घर था, सबसे बड़ा मालदार था, सबसे ज्यादा खेती बाड़ी क्या करते थे। अब जैसे मेरे भाई हमारा जो याद रखेगा, देवर और देवरानी जब छोड़कर चले गए तो वो साल भर में 2 टाइम आते थे। जब हमारे खेत की धान पक जाते थे उस समय आते थे, जब आम पूरी तरह से फल जाते थे उस समय आते थे, और आम का अपना हिस्सा लेते थे और फिर से अपने गांव चले जाते थे। और इसी तरह से बड़ी बहुरिया मेरे दोस्तों घुट घुट कर अपनी जिंदगी जी रही होगी। अब मेरे भाई, बड़ी बहुरिया दिन सिर्फ और सिर्फ भतुआ साग खाकर अपना जीवन को गुजार रहे थे, क्योंकि उनको खाना खिलाने वाला कौन होगा, आखिर कौन होगी, क्योंकि उन लोगों ने ऊपर से उधार करके रखा था दुकान में, और बार बार बड़ी बहुरिया को दुकानदार टॉर्चर कर रहे थे कि पैसा दो। अब घर की मालकिन है तो उनके पास पैसा होंगे तभी तो देंगे ना। इसी बीच में एक संदेश भेजने जाने वाला आदमी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं शनविद्या। मेरे दोस्तों शनविद्या जो है मेरे दोस्तों हरगोबिंद, यहाँ पे हरगोबिंद है संदेश भेजने वाला। हरगोबिंद याद रखिए, हरगोबिंद क्या है? संदेश भेजे जाने वाला। आप यहाँ पे गांव में एक हमारा हरगोबिंद है जो लोगों के संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते। इसी बीच हमारे बड़ी बहुरिया के घर में कदम रखते हैं, और बड़ी बहुरिया जैसे ही हमारे हरगोबिंद को देखते हैं तो जारो कतार रोने लगती है और कहते हैं कि देखो हरगोबिंद, एक समय था जब हमारे गांव में सबसे ज्यादा बोल वाला था, और हमारे सबसे बड़ा मकान था, और हमारे परिवार सब साथ में रहते थे। जैसे हमारे हस्बैंड चले गए, देखो सब कोई मुझे छोड़कर चले गए, और चले जाने के बाद लोगों ने दुकान में भी उधार करके रख दिए हैं। उसके बाद भी हमारे लोग जो है हमारे यहाँ पे अकेले छोड़कर चले गए, और हमें घुट घुट कर जीवन यहाँ पे गुजारना पड़ रहा है। हरगोबिंद सुनो, मेरे काम करोगे? तो हरगोबिंद ने कहा हाँ बड़ी बहुरिया बोलिए ना मालकिन, क्या बात है? कहता है कि हरगोबिंद सुनो, मेरा एक बात है जो मेरे मायके में तुम सुना देना। अब मायके में क्या सुनाऊंगा? तो हरगोबिंद बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप बताइए, आपके मम्मी को या आपके भाई को, आपके पापा को क्या सुनाना है, बताइए। तो कहते हैं कि सुनो हरगोबिंद, आप जब भी हमारे मायके जाएं और हमारे मम्मी से कहेंगे कि सुनो, आपकी जो बेटी है वहां पे घुट घुट के मर रहे हैं, वो यहाँ के अपने भाई के छोटे छोटे बाल बच्चे जो है उनका जूठन खाना पसंद करेंगे, पर वह
यहाँ पे घुट घुट कर जीवन जीना नहीं पसंद करते। मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी। बड़ी बहुरिया इस तरह किसको बोलते हैं? हरगोविंद को। कहते हैं कि मैं एक कोने में अपने मायके में पड़ी रहूंगी, लोग मुझे जो खाने देंगे मैं खाऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ से निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे मुझे घुट घुट के जीवन में, मैं जिंदगी में ऐसा कभी दिन नहीं देखा था कि मुझे हर दिन भतुआ साग खाकर जीवन गुजारना पड़ा। हरगोविंद ने कहा ठीक है, यही तो बात है, मैं जाके आपको याद रखेगा, मैं बोल दूंगा। कहा ठीक है भाई। जैसे हमारे दोस्तों हरगोविंद जाते हैं, घर से निकलते हैं, तो बड़ी मालकिन हमारे बालकनी पे जाते हैं और हमसे सबसे पहले हरगोविंद को कहते हैं क्या आपके पास पैसा है? तो हरगोविंद कहते हैं कि हाँ हाँ मालकिन जी, हमारे पास पैसा है, जबकि उसके पास पैसा नहीं था, 5 रुपया पैसा था। अब हमारा जो हरगोविंद है वो पैदल जा रहे हैं, पैदल चलते 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 स्टेशन तक देखते रहते हैं। हमारे बड़े मालकिन कहां से? बालकनी से देखते रहते हैं कि आखिर हरगोविंद सच में जा रहे हैं। अब जैसे मेरे दोस्तों वो धीरे धीरे ओझल होने लगा, जब हमारे जब बड़ी बहुरिया जब आप धीरे धीरे नहीं देख पाने लगे हमारे हरगोविंद को, तो हरगोविंद जब जाने लगे तो बड़ी बहुरिया के मन में ये ख्याल आया, अरे भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, मेरे मम्मी को बताऊंगा तो क्या सोचेगी, कितने कष्ट से सह रही है, कितना दर्द होगी, क्या क्या नहीं सोच लेगी, मेरे मम्मी क्या सोचकर मुझे शादी दिए थे और मुझे आज क्या हाल देखना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप भाई बहन सबको ठेस पहुंचेगी, मैंने गलत किया। मैं बोलूंगा हरगोविंद को, सुनो तुम ये बात जो है मेरे मम्मी को मत बताना। अब भला उस जमाने में मोबाइल कहाँ है कि हमारे बड़ी बहुरिया हरगोविंद को फोन करके कहेंगे कि मत बताइए। अब जब हरगोविंद जाते हैं मेरे दोस्तों, जाने के बाद जो हमारा हरगोविंद जब जाते हैं अपने ट्रेन पे सवार होते हैं, सवार होते होते जब पहुंचते हैं अपने गांव, तो गांव पहुंचने के बाद सब कोई सबसे पहले कहते हैं अरे पेटूराम आ गए हो, अरे निठल्ला आ गए हो, अरे तेरे तो और कुछ काम नहीं है, सिर्फ आप एक बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। और पता है ये कौन करता है? ये गांव के पेटुआ, निठल्ला, मोटवा, इस तरह से गांव के लोग कहने लगे। अब मेरे दोस्तों हरगोविंद को थोड़ा सा तो ठेस पहुंचेगी ना कि लोग अगर इस तरह से कहेंगे। फिर जैसे जैसे गांव पे कदम रखना शुरू किए, सब लोग कहे बताओ हरगोविंद मेरा क्या संदेश लाए हो, बताओ हरगोविंद मेरा क्या संदेश लाए हो। फिर वो कहते हैं बताओ हरगोविंद मेरा क्या संदेश लाए हो। ठीक उसी के बीच में हमारा बड़ी बहुरिया की जो मम्मी पापा है उनसे भेंट होती है और कहता है हरगोविंद आगे हो, आहा आओ आओ आओ, लो पानी लो पानी लो पानी लो, जाओ पैर हाथ धो, सबसे पहले धो पैर हाथ धो को, अगर फ्रेश और होना है, स्नान भी करना है तो बताना, अगर आपको स्नान करना है तो बताना, पानी वहां पे रखा हुआ है। कहते नहीं 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 मम्मी जी मुझे यही ठीक है। आप कहते हैं अब हमारे हरगोविंद धीरे 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 सोचने लगे, अरे भाई मैं ये बात कैसे बताऊं, मैं अगर बड़ी बहुरिया की बात को अगर इनके मायके में बता दूं तो कितनी तकलीफ होगी, और तकलीफ ही नहीं बल्कि हमारे गांव का नाम बदनाम हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, कितने बड़े घर के मालकिन रो रही है, अरे कैसे गांव के लोग हैं कि एक मालकिन को खाना नहीं खिला पा रही है। ना बाबा ना, मैं नहीं बताऊंगा ये सब बात। अब हमारे जो बड़ी बहुरिया है उसकी मम्मी पूछने लगे कि बताओ क्या संदेश लाए हो, तो कहते नहीं मम्मी मैं वैसा ही लाया हूं, वो अगले गांव के लिए है, ये संदेश आपके लिए नहीं है। कहा अच्छा ठीक है, तो ठीक है तुम 2 दिन यहाँ रुक जाना। कहते नहीं नहीं मम्मी मैं एक ही दिन रुकूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद वो क्या किए मेरे भाई, चले गए। 2 दिन रुकने के बाद खान पान खाने के बाद सुबह शाम सोने के बाद क्या किए, वो चले गए। क्या किए मेरे दोस्तों, वो चले गए। बताइए मेरे भाई सबसे पहले आप लोग बताएं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं। जो मैं 10 मिनट का ओवरव्यू दिया हूं क्या सच में आप लोगों को समझ में आ गया? तो बताइएगा, मैं आगे बढ़ूंगा। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। मैंने लेखक के बारे में बात किया, अब आते सन्विद्या के पात्र चित्रण के बारे में, याद रखिएगा। अब आते हैं सर सन्विद्या के पात्र चित्रण के बारे में क्या बात करना है मेरे शेर और सरनियों, तो सुनिएगा। सन्विद्या, सविदिया क्या है भाई, सुनिएगा, ठीक है। सविदिया क्या है सुनिएगा।
गांव गांव घूमकर लोगों के बीच संदेश पहुंचाने वाले व्यक्ति को हम लोग सौविध्या कहते हैं। गांव गांव घूम घूम कर लोगों का संदेश पहुंचाने वाले व्यक्ति को सौविध्या कहते हैं। विभिन्न प्रकार के संदेश, प्रेम पत्र, ओहो लव स्टोरी वाला पत्र, कहीं आप लोग लाल पीला हरा के चक्कर में नहीं फंसे हैं ना। तो विभिन्न प्रकार के संदेश, प्रेम पत्र, नाराजगी के संदेश, बीमारी की सूचना, मतलब तरह तरह के वो जो है संदेश लोगों तक पहुंचाते, कभी खुशी तो कभी गम। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के संदेश, प्रेम पत्र, नाराजगी के संदेश, बीमारी की सूचना ले जाते थे। हर मौसम का सामना करता है। अब जो हमारा बेचारा जो पोस्ट मास्टर होती है, वो पोस्ट मास्टर को क्या सर्दी, क्या बरसात, क्या गर्मी, सब में उनको चिट्ठी पहुंचाना होता है। तो हर मौसम का सामना करता है और बिना किसी मजदूरी के काम करता है। अब हमारे जो हरगोविंद है वो बिना मजदूरी, बिना पैसा लिए क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, गांव वालों के सुख दुख में शामिल होता है। अब हमारा जो हरगोविंद है वो गांव के सुख दुख में क्या करते हैं मेरे भाई, शामिल होता है और उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता है। और उनके जीवन का क्या बन जाता है, एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। उसके जीवन का क्या बन जाता है, गांव में कोई भी सुख दुख आए हरगोविंद उसमें शामिल हो जाते थे और उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाते थे। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ संविद्या के बारे में बताया कि संविद्या किसे कहते हैं। अब आइए सर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बड़ी बहुरिया क्या है। सर बड़ी बहुरिया क्या है तो सुनिएगा। बड़ी हवेली में रहने वाली अकेली महिला, देखिए अब भी मैंने बताया भाई बड़ी बहुरिया क्या है, तो बताएंगे सर बड़ी हवेली में रहने वाली अकेली महिला, कभी सुख जीवन था, कभी सुखी जीवन थे। मैंने कहा ना जब तो उनके हस्बैंड साथ में थे तो उनका जीवन क्या था, बिल्कुल सुखी था, सुखी संपन्न था, है ना। तो कभी सुखी जीवन था पर अब दरिद्रता का सामना कर रही है। दरिद्रता का मतलब घुट घुट के जीवन जी रही है। हरगोविंद संविद्या को अपने मायके संदेश भेजने के लिए बुलाती है। हरगोविंद जो है संविद्या को अपने मायके संदेश भेजने के लिए बुलाती है। बड़ी बहुरिया कहते हैं अरे हरगोविंद सुनो सुनो सुनो, मेरे मायके में जाकर ये संदेश पहुंचा देना। गांव के लोग, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि गांव के लोग कौन थे भाई। संविद्या के बारे में अलग अलग धारणाएं रखते थे। कुछ लोग उन्हें गपशप फैलाने वाला मानते हैं, कुछ लोग उन्हें पेटूराम कहते थे, कुछ लोग उन्हें निठल्ला कहते थे, कुछ लोग उन्हें मोटापा कहते थे, कुछ सम्मान देते थे, कुछ कोई व्यक्ति है जो सम्मान भी देते थे। संविद्या के माध्यम से अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते थे और संविद्या के माध्यम से लोगों का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते थे, ये पहुंचाते थे। फिलहाल यहां तक बताएं, मैंने अभी 3 चीज बताया कि आप लोगों को समझ में आया। संविद्या के बारे में बातचीत किए, फिर मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को हरगोविंद के बारे में बात किया, सॉरी हमारा बड़ी बहुरिया के बारे में बात किया हूं, फिर गांव के लोग हमारे हरगोविंद को क्या क्या नाम से पुकारते थे, तो मैंने ये आप लोगों को बताया। ओके, अब आइए सर स्टोरी आप यहां से आपका स्टार्ट होती है, पाठ का सार अब यहां से आपका स्टोरी स्टार्ट होती है। अब जो है आप लोगों को ध्यान पूर्वक देखना है, सुनना है, समझना है। पाठ का सार, हेडिंग डालना है अलग पेन से, लिखना अलग पेन से भाई। पाठ का सार क्या देना है सुनेगा। कहता है कि संविद्या फणीश्वर नाथ रेणु कृति एक उत्कृष्ट कहानी है। किसका है भाई, आप ये भी लिख सकते हैं कि संविद्या फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया एक कहानी है भाई। क्या है, एक प्रकार का कहानी है। इस कहानी में एक और नई कहानी की विशेषता समाहित है। समाहित मतलब शामिल है, शामिल है, याद रखिए क्या है भाई, शामिल है। इस कहानी में एक और नई कहानी की विशेषता शामिल है। वही दूसरी ओर इसमें रेखाचित्र के तत्व भी शामिल है। रेखाचित्र मतलब इंगित किया गया, जिससे हमारे बड़ी बहुरिया इंगित करते अपने मायके की ओर। ठीक है, इस कहानी के केंद्र में हरगोविंद जो चिट्ठी पहुंचाते थे, हरगोविंद नामक व्यक्ति है जो कभी लोगों लोगों तक संवाद पहुंचाने का काम क्या करता था, लोगों तक संवाद संदेश पहुंचाने का काम क्या करते थे। हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया का संवाद उनके मायके तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी। अब हरगोविंद ने कहा बड़ी बहुरिया बताइए आपका जो भी संदेश है मैं आपकी मम्मी तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं आपकी मम्मी तक पहुंचा दूंगा।
परंतु वह इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाता। क्यों और कैसे? लेकिन ये जो संदेश देते हैं वो अपने मायके तक, उनके मायके तक नहीं सुना पाते हैं। क्यों और कैसे, क्या कारण था? इस प्रश्न के इर्द गिर्द इस कहानी का ताना बाना बुना गया है और इसी बुनावट के भीतर इसे हरगोविंद के व्यक्तित्व का सूक्ष्म से सूक्ष्म, मतलब छोटे से छोटे रेशा झलक उठा है। और इसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। आखिर क्यों नहीं सुना पाए, क्या कारण था, इसी के बारे में हमारे कहानी पूरा शुरू होगी और एंड भी होगा। आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब कहानी सुनिए। कभी पूरा गांव बड़ी बहुरिया की हुकूमत थी। कभी पूरा गांव बड़ी बहुरिया की हुकूमत थी। बड़ी बहुरिया कहते थे कि आज गांव में मीटिंग होंगे तो होंगे, आज गांव में मीटिंग को कैंसिल किया जाए तो जाए। ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों एक जमाना था कि हुकूमत भी कभी क्या होती है, नीचे गिर जाती है। तो कभी पूरा गांव बड़ी बहुरिया की हुकूमत थी, गांव भर के लोग हवेली के हुक्म के बंदे थे। लेकिन ज्यों ही बड़े मालकिन ने आंख मूंदी त्यों ही हवेली की ईंटें खिसकने लगी। अब जल्द ही हमारे बड़े मालिक, बड़ी बहुरिया का हस्बैंड, जैसे ही मेरे दोस्तों आंख मूंदी त्यों ही हवेली के ईंट खिसकने लगे। हवेली का जो ईंट है वो पूरी तरह से खिसकने लगे। बड़े मालिक के छोटे भाई अपने पत्नियों के साथ शहर में बस गए। अब बड़ी बहुरिया की यहाँ पे क्या कर दिए भाई, अकेले छोड़ दिया। और छोटे छोटे जो भाई बहन थे, पति पत्नी दोनों क्या चले गए, अपने शहर की ओर चले गए। छठे मासे में, मतलब 6 महीना बाद आते थे। उपज का बंदर बाट कर ले जाते थे। बंदर बाट का मतलब आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि बंदर बाट किसे कहते हैं। जैसे आप कोई भी अमरूद के पेड़ में या केला का पेड़ में बंदर आएंगे तो क्या मेरे दोस्तों बंदर एक एक केले के छिलके को निकाल कर खाएंगे? नहीं, वो क्या करेंगे, नोच कर खाएंगे। इसी तरह से हमारे बड़ी बहुरिया के जो देवर देवरानियां थी वो क्या करते थे मेरे दोस्तों, बंदर बंटवारा करते थे। मतलब जो मन में आया सो ले जाते थे। बड़ी बहुरिया के हिस्से में कुछ रहे या न रहे वो लोग नहीं देखते थे। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं बंदर बांट कर ले जाते थे। बाग बगीचा का फल फूल हंसोड़ ले जाते थे। हंसोड़ का मतलब घिसट कर ले जाते थे। अब जो फल फूल होते थे, आम का फल फलते थे, वो आम सबको भी उठा करके लेकर चले जाते थे। ठीक है। अकेले बड़ी बहुरिया टापती रह जाती थी। टापती मतलब ताकती रह जाती थी। ताकती लिखिएगा भाई, सही रहेगा यहाँ पे, ताकती रह जाती थी। उसकी अकेले की जिंदगी भी बोझ बन गई थी। अब इतना बड़ा महल, इतना बड़े महल, इतने बड़े बंगले में अगर आप अकेले रहेंगे भतुआ साग खाकर, क्या आप रह पाएंगे? बताए प्रीति कुमारी, डॉली कुमारी, आप रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। मोदियाइन हवेली पर चढ़कर तकाज कर जाती है। मोदियाइन कौन है भाई? ये दुकानदार का नाम है। ये मुदाइन कौन है भाई? मोदियाइन जो दुकानदार थे, उधार खाया था। मोदियाइन हवेली पर चढ़कर, हवेली पर जाते हैं। तकाजा का मतलब होता है तगादा, पैसा लाने जाते हैं। कर जाती है और बड़ी बहुरिया कर्ज चुका नहीं पाती है। अब बड़ी बहुरिया के पास पैसा होंगे तभी तो वो चुका पाएगी ना। अब उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो चुका कैसे पाएंगे? आगे कहता है, आगे कहते कि उधार पर कब तक गुजार होता है। अब बड़ी बहुरिया सोचने लगा कि उधार से कब तक गुजारा होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। वह सोचने लगी थी कि आखिर वह इतनी जिल्लत की जिंदगी क्यों जिए। अब हमारे बड़े बहुरिया सोचने लगे कि मैं इतनी जिल्लत की जिंदगी क्यों जियूं, किसके लिए जियूं। इसी सवाल के साथ कहानी प्रारंभ होती है। वे क्यों नहीं मायके चली जाए, वो मायके क्यों नहीं चली जाए। भाई भौजाई की चक्री करके 2 जून का मतलब जूठा खा पा लेंगे। हम जूठा खाना पसंद करते हैं, अपने भाई भौजाई की जूठा खाना पसंद करते हैं और हम एक कोने में पड़ी रहेंगे। लेकिन मुझे यहां रहना पसंद नहीं है। ठीक है, वह सह लेंगे, यही यहां की तरह
रोज रोज की बेइज्जती तो नहीं झेलनी पड़ेगी। अब इतने बड़े महल में रह करके रोज रोज तो हमसे तगादा करने आ रहा है पैसा, इससे ज्यादा बेइज्जती तो हम वहां पे नहीं झेलेंगे ना। बड़ी बहुरिया हरगोविंद से निवेदन करती है, हरगोविंद भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वह उनके मायके जाएं और मां से उनका यह संवाद कह दे। वह तुम मेरे मायके जाओ और मेरे मां से तुम यह संवाद कह दो। हरगोविंद बड़ी बहुरिया से यही वादा करके चलता है, पर वहां पहुंचकर वह यह संवाद नहीं कह पाता। वादा करता है हमारा हरगोविंद, बताओ बड़ी बहुरिया, क्या क्या आपका संवाद है जो आपके मायके में सुनाऊं। बोल तो देते हैं कि जाके कहना कि भाई भौजाई की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहेंगे, पर मैं यहाँ पे बेइज्जती झेल नहीं पाऊंगा, कृपया मुझे यहाँ से ले चले। लेकिन हमारा हरगोविंद वहां मायके जाकर नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, भूखे प्यासे गांव पैदल लौट आता है। भूखे प्यासे अपने फिर से लौट आते हैं। वह शनविद्या था, उसने जीवन भर अच्छी बुरी सभी तरह की खबरें लोगों तक पहुंचाती थी। अब हमारे जो हरगोविंद है वो जीवन में हर तरह की बुरी खबर अच्छी खबर लोगों तक पहुंचाते थे। उसे यह संवाद भी पहुंचा देना था, पर वह अपने दायित्व से चूक जाता है। उनका यह भी संवाद उसके मायके तक पहुंचाना था, लेकिन मेरे दोस्तों वो चूक जाता है। क्या वास्तव में यह वह दायित्व से गिरा हुआ है? क्या वास्तव में हमारा हरगोविंद दायित्व से क्या गिरा हुआ है? मैं कहूंगा मेरे दोस्त कि नहीं गिरा हुआ है। रेणु, रेणु का मतलब फरीश्वर नाथ रेणु ने इसी प्रश्न के उत्तर के मंथन के लिए यह कहानी लिखी है। क्या लिखी है मेरे भाई? क्या वास्तव में वो दायित्व से गिरा हुआ है? नहीं भाई। आइए सर, शनविद्या एक तटी व्यक्ति होता है, अपने राग द्वेष को नियंत्रण करके उसका काम किसी के संवाद को किसी के पास उसी सुर और स्वर में सुनाना पड़ता है। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा ही सुनाना है ना। शनविद्या का मतलब क्या है कि मैं जैसे अभी आपको गाना गा के सुना रहा हूं वैसे तुम गाना गा के सुनाना। मैं दुख से सुना रहा हूं तो तुम दुख से सुनाना। जिस सुर और स्वर में उसे कहा गया, कहने वाला कहा रोया, कहा हंसा, कहते समय उसकी मुख मुद्रा कैसी थी, उसी तरह से उसे संवाद को सुनना पड़ता है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, किसी जगह पे हंस के बोल रहा हूं, किसी जगह पे रो के बोल रहा हूं, तो हमारे हरगोविंद को वैसा ही सुनाना पड़ता है जैसे मैं बोल रहा हूं। हरगोविंद इस फन का माहिर व्यक्ति था। अब हरगोविंद जो है इस तरह करने के लिए माहिर व्यक्ति थे, मतलब कर लेते थे वो इस तरह से कहानी। ठीक है, माहिर व्यक्ति था। ठीक है, लोगों का आरोप था। अब लोग आरोप लगाने लगे हमारे हरगोविंद के ऊपर। लोग क्या किए? हरगोविंद के ऊपर आरोप लगाने लगा कि एक संविदिया औरतों का गुलाम होता है। एक संविदिया औरतों का क्या होता है? गुलाम होता है। क्या हरगोविंद भी ऐसा ही व्यक्ति था? क्या हरगोविंद भी वैसा व्यक्ति था जैसे मर्द जो है औरतों का गुलाम होता है? वह तो कहता है कि गांव में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके घर के बहू बेटियां का संवाद उसने नहीं पहुंचाया। लोग कहते हैं कि हमारे गांव के कौन से ऐसा बहू बेटियां हैं जिसका संवाद नहीं सुनाया है। गांव के सारे संवाद को आज तक सुना डाला है हरगोविंद। इसलिए क्या है? ये औरतों का क्या है? गुलाम है। हरगोविंद अन्य संविद्या की तरह नहीं है। अब कहने लगा जो हमारा हरगोविंद है अन्य संविद्या की तरह नहीं है। उसने बड़ी हवेली का नमक खाया था। वह अब हमारे जो बड़ी बहुरिया है उनके घर का हमारा जो हरगोविंद है वह नमक खाया था, जिसके स्वयं उसी हवेली का एक अभिन्न अंग समझता है। अब वो सोचने लगा, अरे भाई मैं तो इस हवेली का नमक खाया हूं, मैं कैसे बदनाम कर सकता हूं। हरगोविंद सोचने लगा, भाई मैं कैसे बदनाम कर सकता हूं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। आज यदि उसे उस हवेली की मान मर्यादा पर आंच आ रही है तो इस आंच में से भी वह झुलसता है। वह जानता है कि बड़ी हवेली की प्रतिष्ठा पूरे गांव की प्रतिष्ठा है। अब हमारा हरगोविंद सोचने लगा
कि हमारा जो बड़ी हवेली है, यह प्रतिष्ठा पूरे गांव की प्रतिष्ठा है, जिसकी मर्यादा की रक्षा करना उसका भी परम कर्तव्य है। और हरगोविंद सोचने लगा कि नहीं, इसका परम कर्तव्य करना मेरा भी जरूरी है। ठीक है, आज बड़ी बहुरिया उपेक्षित है, पीड़ित है। आज हमारी बड़ी बहुरिया पीड़ित है, दुख है, लोग उसे जलील करने पर तुले हुए हैं। तुले का मतलब होता है लगा हुआ है। आज लोग हमारी बड़ी बहुरिया को बेइज्जती करने के लिए, जलील करने के लिए लोग आज लगे हुए हैं। कर्तव्य हरगोविंद भी टुकुर टुकुर ताकता रहेगा, नहीं वह ऐसा नहीं है करेगा। बड़ी बहुरिया ने अपने मायके में जाकर उससे जो कुछ कहने को कहा था, अगर वह कह देता तो बड़ी बहुरिया अपने ही मायके में क्षुद्र बन जाती। अब हमारे जो हरगोविंद है वो कहने लगा कि बड़ी बहुरिया मुझे जो चीज बताया था, अगर मैं बोल देते तो हमारा जो बड़ी बहुरिया है उससे भी शर्मिंदा महसूस होता कि आखिर मैंने क्या कहा। गांव की आन मिट जाती है, गांव की आन बान शान जो है वो पूरी तरह से मिट जाता है, स्वयं उसका पानी उतर जाता है। नहीं, हरगोविंद ऐसा नहीं होने देगा। वो सोचने लगा कि नहीं भाई, मैं वैसा नहीं होने दूंगा। वह बड़ी हवेली का संविदा मात्र अब नहीं रह गया। बड़े मालिक चले गए, छोटे मालिकों ने परवाह नहीं की। वह गांव में है, वह बड़ी बहू की दुर्दशा कैसे देखेगा। नहीं भाई, हरगोविंद सोचने लगा मुझसे बेइज्जती नहीं सहा जाएगा, मैं नहीं बोलूंगा, चाहे जो भी हो जाए, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। वह बड़ी बहू की दुर्दशा कैसे देखेगा, गांव की प्रतिष्ठा धूमिल होते कैसे देखेगा। धूमिल का मतलब बेइज्जती होती कैसे देखेंगे। कोई चाहेंगे कि हमारे गांव की बेइज्जती हो, नहीं चाहेंगे भाई, है ना। उसे ही कुछ करना पड़ेगा। और हमारे जो हरगोविंद है वो मन में सोचने लगा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और वह यह करता है। बड़े कतार शहर में भी बड़ी बहू से क्षमा मांगते हुए कहता है कि वह उनका संवाद नहीं कह पाया। कहता बड़ी मालकिन मुझे माफ कीजिएगा कि मैं आपका संवाद नहीं सुना पाया हूं। ठीक है, अब वह उन्हें अकेला दुख सहने नहीं देगा और कहा बड़े मालकिन, आज से आपके मन में जो भी दुख होगी आप मुझे बताइएगा, हम लोग दोनों मिलकर सहेंगे। हवेली की बिखरती ईंटों को सजाएंगे, और जो हमारे हवेली का जो ईंट बिखर रहे हैं वो ईंट को हम लोग सजाएंगे। कहानीकार ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ यह संकेत दिया है कि हरगोविंद उस जमाने का व्यक्ति है जब मनुष्य व्यक्ति तो लाभ हानि, लोभ, स्वार्थ और दब से ऊपर उठकर गांव, नगर, देश के लिए सोचता था। अब हमारे फरेश्वर नाथ रेणु जी लिखते हैं कि हमारा हरगोविंद उस समय का वो एक व्यक्ति था जो लालच से दूर थे, वो लाभ हानि को नहीं देखते थे, बस लोगों को संतुष्ट रखते थे। जब मनुष्य व्यक्ति तो लाभ हानि, लोभ, स्वार्थ और दब से ऊपर उठकर गांव, नगर, देश के लिए सोचता था, अभी आदमी को यांत्रिकता पूरी तरह ग्रस्त नहीं पाई थी। आदमी पूरी तरह जड़ नहीं हुआ था। आदमी का एक हिस्सा जिसके अंग बड़ी बहुरिया के देवर देवरानियां है जड़ हो चुके थे, परंतु दूसरा हिस्सा, जीवंत हिस्सा अभी भी बचा हुआ था। उसी का अंग हरगोविंद था। कहा रे बड़ी बहुरिया, क्यों तू डरती है रे, सब चले गए ना, मैं आपके साथ हूं, तू घबराना नहीं, घबराना थोड़ा सा भी नहीं। हरगोविंद था। अब अभी मानवीय स्पर्श और संवेदना उसमें शेष बच गई। हरगोविंद लगभग अनपढ़ है। हमारे जो हरगोविंद है वो पूरी तरह से क्या है मेरे दोस्तों, हरगोविंद पूरी तरह से क्या है मेरे प्यारे, वो हमारा अनपढ़ है, परंतु मानव स्वभाव का श्रद्धालु परखी है। मतलब वो अनपढ़ हो सकते हैं पर वो मानव स्वभाव के बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, वह ट्रेन में पास बैठे यात्री के चिड़चिड़िए स्वभाव को पहचान लेता है और तुरंत उससे बातचीत बंद कर देता है। वह 20 मील पैदल चल लेता है, परंतु बड़ी बहुरिया के बड़े भाई से राह खर्च नहीं लेता है। कहता है भाई मैं पैदल चलना पसंद करता हूं, मुझे रास्ता का खर्च नहीं चाहिए। वो 20 मील पैदल चल जाता है, लगभग 30 किलोमीटर। रास्ते में भूख सताती है, यहां तक कि बड़ी
हवेली पहुंचते पहुंचते वह लगभग संज्ञा शून्य हो जाता है। अब भूखे प्यासे बेचारा गया, फिर भूखे प्यासे लौट कर आ रहा है और 30 किलोमीटर पैदल चला है। तो मेरे दोस्तों घर बड़ी हवेली घुसते घुसते पूरी तरह से उसकी शरीर नर्वस हो जाती है। परंतु बड़ी बहुरिया के मायके से संदेश के रूप में मिले बासमती चूड़ा क्या खाने दिया था? बासमती चूड़ा को हाथ नहीं लगाता है। स्वाभाविक कहता है मेरे भाई, जो हमारे बड़ी बहुरिया है, इसकी मम्मी कहती है कि अरे हरगोविंद, मेरे बेटी के लिए थोड़ा सा तुम बासमती चूड़ा लेकर जाना, ताकि मेरी बेटी खाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों हमारा हरगोविंद इतने भूखे होने के बावजूद भी वो चिवड़ा को हाथ तक नहीं लगाते हैं। स्वाभिमान और स्वाभिमान व्यक्ति उसकी नस नस में कूट कूट कर भरी हुई है। हरगोविंद सहज रूप से हमारे आंखों के रास्ते हृदय में उतर जाता है। उसका व्यक्तित्व और चरित्र आधुनिक जीवन की कृत्रिमता पर भयानक प्रहार करते हैं। यह कहानी आधुनिक संबंधों की कृत्रिमता को रेखांकित करती है। यह संकेत करती है कि आज जबकि अपने प्राय होते जा रहे हैं, वही हरगोविंद जैसे जैसे आज लोग हमारा बड़ी बहुरिया सोचने लगे, जैसे लोग आज हमसे प्राय होते जा रहे हैं, पर हमारा हरगोविंद उतना मेरे करीब आता जा रहा है। ठीक है, आगे कहता है मेरे दोस्तों कि सांप्रदायिक जीवन की जड़ता को झकझोरती यह कहानी की और भी बहुत कुछ कहती है। इस कहानी में और भी बहुत कुछ कहती है, पर वह हमें मानवीय भावनाओं से लबालब भर देते हैं। एक बार फिर से उन्हें मानवीय मूल्यों को पुनर्जीवित कर देते हैं, जो सृष्टि की गतिशीलता के लिए आधारभूत जरूरी है। यह हमारे कहानी है मेरे दोस्तों। इस कहानी का मुख्य पात्र बिंदु आप लोगों को मैंने बताया। एक बार आप लोग यहां तक बताएं, क्या आप लोगों को अभी तक जितना कुछ मैंने बताया, क्या सच में आप लोगों को समझ में आया या नहीं? ईमानदारी पूर्वक बताइए। बाकी जैसे मेरे दोस्तों हम लोग जैसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जैसे हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं, हिंदी में आपको निष्कर्ष नहीं बल्कि यहाँ पे ये लिखना है कि कहानी के केंद्र में बड़ी बहुरिया पर वह परिधि की रेखीय हरगोविंद बनाता है। हरगोविंद के अंतर्द्वंद बड़े अर्थपूर्ण और मूल्यवान है। इस तरह से आपको यहाँ पे डिनोट करना है। फिलहाल मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोगों को एक एक लाइन बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कल की क्लास में कि अगला जो टॉपिक होगी किस पे हम लोग बात करेंगे। मैं आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन कल बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।